सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का, फिजिक्स का, और यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं। और उसके बाद फैक्ट बताते रहते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन करता है उसका जवाब दिया भी करिए। और उसके बाद कुछ बच्चे देते भी हैं, और जो देते हैं उनका जवाब बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग देखते हैं जवाब करेंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको आंसर को देखूँगा, तो उसका अगर उसमें कुछ गलत होगा या फिर कोई कमी होगा तो उसको मैं आपको ज़रूर डील करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि कहाँ तक मैं आपको कल कराया था। आज मैं आपको वन ओम क्या होता है इसकी डिफिनीसन के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैं प्रतिरोध के बारे में बताया था पूरा डिटेल से कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किसी चालक तार पे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट आता है, इन सब के बारे में कल मैं पूरे डिटेल से बता दिया था। और आज मैं बताने वाला हूँ कि 1 ओम क्या होता है, 1 ओम की परिभाषा कैसे निकालते हैं, 1 वाट हो गया, 1 ओम हो गया, 1 एम्पियर हो गया। इन सब की परिभाषा खूब पेपर में बहुत अच्छे तरीके से पूछता है कि 1 ओम को परिभाषित करिए, या फिर 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि संभावना पूरी बनी रहती है। तो चलिए आज देखिए किस हिसाब से मैं डिफिनीसन निकालता हूँ। रटते नहीं डिफिनीसन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अगर आप समझते हुए करेंगे तो लिख लेंगे, अगर आप रटेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और आज एक प्रतिरोध होता है और एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो प्रतिरोध के बारे में बताया था, और उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग दिखाते हैं किससे, रो से। ये किसका सिंबल है, रो का सिंबल है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध दो की जो एक्चुअल में इसकी फार्मूला होता है, ये होता है आर बार होता है रो, एल डिवाइड बाई क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आर फार तो समझ रहे हैं रेजिस्टेंस है, और एल फार क्या है, चालक तार की लंबाई है, ए फार क्या है, एरिया है। और यहाँ पे जो रो है ना, वही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, बेफिक्र रहिएगा, अभी लिखना नहीं है। पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ किसका, 1 ओम की डिफिनीसन निकालने का तरीका सब बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे लेके आता हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलिए फिर फिलहाल 1 ओम की परिभाषा देखते हैं। 1 ओम, ये आपकी हेडिंग होगी 1 ओम। और इसकी परिभाषा देखिए कैसे निकालते हैं। जब मैं आपको भी परिभाषा निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ कि किस से निकालते हैं, उससे पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट के सहारे से अगर निकालेंगे तो परिभाषा निकालना एकदम ईजी होता है। और नहीं रटने को तो बुक से रट सकते हैं आप। देखिए कैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं क्या, फार्मूले से निकालते हैं। ओम का जो फार्मूला था प्रतिरोध वाला ओम का, तो ओम का जो परिभाषा था वो था क्या, प्रतिरोध, और इसको दिखाते हैं हम लोग क्या, आर। और वो था विभवांतर, याद होगा विभवांतर, जिसको डिनोट करते हैं भी अपान, नीचे क्या होता था, विद्युत धारा, याद आ रहा है, विद्युत, और उसके बाद क्या होता था, धारा। और इसको डिनोट करते हैं किससे, आई से। तो यहाँ से ही हम देखिए निकालते हैं किसका, यहीं से निकालते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की परिभाषा। कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं, यदि हम देखिए परिभाषा निकालने के लिए आपको एकांक बनाना होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स का रूल है, अन्यथा नहीं पता होगा। एकांक क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आपको पता है एक अगर ऑब्जेक्ट का अगर डेटा अगर आपके पास हो जाता है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट का अगर डेटा पूछे तो आप मल्टीपल करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट की, जैसे एक वस्तु का अगर दाम 5 रुपये है, तो भैया जितने का पूछा जाएगा उतने का हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेंस वही हाल है। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका देखिए, परिभाषा 1 ओम की कैसे निकालते हैं। यदि हम मान लेते हैं विभवांतर को हम जनरेट कर लेते हैं कितना, 1। विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट। और उसके बाद नीचे है क्या, विद्युत धारा। और जो धारा है, विद्युत धारा है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, उसको भी एकांक बना लो। और इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर। एकांक बना लिया। अब क्या करते हैं, अब ये डेटा ले आके इस फार्मूले में ला के रखो तो आपको निकलेगा 1 ओम। देखिए कैसे निकलेगा, प्रतिरोध बराबर, और विभवांतर की वैल्यू 1/1। अब 1 से 1 में भाग देंगे ना, ये वैल्यू डाल दिया, विभवांतर की वैल्यू 1 डाला, और धारा की वैल्यू कितना डाल दिया, 1 डाल दिया। तो यहाँ से पाया कितना, 1, यानी हमारा जो प्रतिरोध निकल के आया है
जिसको आप आर से दिखाते हो वो 1 आया। प्रतिरोध का मात्रक रखना जरूरी है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? 1 ओम। क्लियर? तो यहाँ से देखिए आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया कितना है? 1 ओम रेजिस्टेंस निकल के आ गया आपका। अब यहीं से देखिए 1 ओम की डिफिनेशन निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप भी कॉमन सेंस से बताओ मुझे कि 1 ओम आया कैसे? कॉमन सेंस सोच के बताइएगा कि 1 ओम आपका आया कैसे आया होगा 1 ओम, बताइए। तो आप बताएंगे 1 ओम एक ही शर्त पे आया होगा जब विभवांतर को हमने कितना वोल्ट माना? 1 वोल्ट, और विद्युत धारा को हमने जनरेट किया कितना? 1 एम्पियर। जब हम विभवांतर को माने 1 वोल्ट, विद्युत धारा को हमने माना 1 एम्पियर, तब जाके हमको रिस्पांस निकला है कितना? 1 ओम। क्लियर? तो अब यानी वोल्टेज को अगर विभवांतर को 1 वोल्ट मानते हैं, उसके बाद धारा अगर 1 एम्पियर होती है, तब ऐसे केस में हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आता है ना, वो कितना आता है? रेजिस्टेंस 1 ओम आता है। तो यहीं से देखिए इसकी परिभाषा निकल जाएगी। किसकी? 1 ओम की। ये इतना जो जितना मैं आपको लेक्चर दिया हूँ ये समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ। पेपर में डायरेक्ट आपसे डिफिनीसन पूछेगा कि 1 ओम से आप क्या समझते हैं, तो अगर पेपर में आपको डिफिनीसन पूछेगा तो ये इतना चीज़ आपको नहीं बताना, ये सब है। बात समझ आ रहा है? मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, लेकिन अपने नोटबुक में इसको डाउन कर लीजिएगा समझने के लिए। लेकिन जब पेपर में आपको मिलेगा ऐसे में तो डायरेक्ट परिभाषा उसका लिखेंगे 1 ओम की। देखिए ये परिभाषा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और परिभाषा इसी के सहारे से बोलूँगा। देखिए कैसे? जैसे अगर ये कोई सर्किट हो गया, सर्किट का मतलब वायर हो गया, लाइट किसके अंदर जाएगी? वायर के तो अंदर जाएगी। कोई तार हो गया, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा देखिए ये हो जाता है कि यदि किसी परिपथ में देखिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ, यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से, यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट का मैंने क्या लगा दिया? विभवांतर। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना निकल के आएगा? 1 ओम आएगा। फिर से देखो इसका डिफिनेशन कैसे निकाल रहा हूँ। यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट, कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। क्योंकि आप जानते हैं ना 1 ओम कैसे आया होगा? जब विभवांतर को 1 वोल्ट बनाया और धारा को कितना माना? 1 एम्पियर माना, तभी तो रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का आया है। तो यही हो गया। तो जब पेपर में पूछेगा तो अब जो मैं परिभाषा लिखवाने जा रहा हूँ यहाँ पे डिफिनीसन, इसको आप डायरेक्ट करेंगे। लेकिन आप अपने नोटबुक में ये ज़रूर आउट करिएगा। सब 1 ओम करने के बाद ये आउट करिएगा। अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं परिभाषा नहीं लिखूँगा, मैं बोल रहा हूँ। लिखिए, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ये इसकी होगी परिभाषा आपकी। क्लियर? तो ये समझ में आया होगा कि 1 ओम क्या होता है, इसका डेफिनेशन कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आपको क्या कर देगा? क्लोज कर दीजिएगा। यही इन्वर्टेड कॉमा वाली चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है। ये इतना चीज़ नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिखवाती हूँ। लेकिन अपनी कॉपी में इसको आउट कर लीजिएगा ताकि डेफिनेशन निकालने में आसानी होगी। अब अगला हेडिंग इसके बाद हम लोग डालेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। अगला हेडिंग पड़ेगा आपका क्या? प्रतिरोध की निर्भरता। ये हेडिंग होगी प्रतिरोध की निर्भरता। अब हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। निर्भर होने का मतलब क्या है? डिपेंड होना ना। हम लोग की मतलब जो वायर के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? कल मैं बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है मतलब करंट जो होता है, जब लाइट के अंदर एंट्री करती है तो वायर के अंदर जब करंट जाती है तो वायर के जो पार्टिकल होते हैं उसका विरोध करता है। तो ये जो प्रतिरोध की निर्भरता होती है, प्रतिरोध किस किस बात पे डिपेंड करता है, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल से बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पेपर में पूछता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किस किस बात पे निर्भर करता है, उसको बताइए, एक्सप्लेन करिए, समझाइए।
ठीक है। तो किस किस बात पे डिपेंड करता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए किसी इसकी हेडिंग होगा, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब इसमें डालेंगे निम्न बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद डैश, इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे निम्न बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद क्या फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे चालक तार की लंबाई पे, इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे चालक तार की किस पे लंबाई पे। पहला हेडिंग आपने डाला स्टार्ट में कि प्रतिरोध की निर्भरता, इसके अंदर अब मैंने लिखवाया ब्लू पेन से आपको कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पे निर्भर करता है, उसके बाद डैश लगाया। फिर उसमें पहला हेडिंग डालेंगे किस किस बात पे निर्भर करता है, पहला हेडिंग डालेंगे चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पर, ऐसे चालक तार की लंबाई पर। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए फिर आपको डीपली बता रहा हूँ। लिखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हेडिंग डाला अपने तार की लंबाई पर, उसके अंदर ब्लू पेन से आपको ये लिखना है कि किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एक खड़ी पाई लगा दीजिए। उसके नीचे जो लिखे हैं ना इतना बड़ा, उसके नीचे लिखेंगे अर्थात, यही बात को मैं बात कर रहा हूँ, यही हिंदी में लिखवा देता हूँ। बोला कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को मैं आर से दिखाते हैं हम लोग, प्रतिरोध किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वह उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये सिंबल हो गया अनुक्रमानुपाती का, है ना। प्रतिरोध जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके लंबाई के, चालक तार की लंबाई के। तो चालक तार की लंबाई मैंने मान ली कितना x, चालक तार का मतलब समझ रहे हैं, तार जैसे ये देखिए ये तार है ना, ये वायर है, तो ये वायर की कुछ लंबाई होगी ना, ये यहाँ से, जैसे यहाँ से मैं यहाँ तक पकड़ा तो इसकी लेंथ होगी ना कुछ। ये वायर जो है प्रतिरोध लगा रहा है, अगर लाइट इसके अंदर जाएगी तो रेजिस्टेंस लगा रहा है, मतलब लाइट को जाने नहीं दे रहा है, तो इसकी कुछ लंबाई होगी, उसकी लंबाई को मैंने कितना जनरेट कर लिया L। तो ये बता रहा हूँ किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब रेजिस्टेंस का, मतलब प्रतिरोध का जो रिलेशन है किससे, लंबाई से है, वो देख रहे हैं सीधा है। कैसा संबंध है, सीधा है, क्योंकि इसमें तो केवल अंश है और हर वाली हिस्सा तो नहीं है ना, L बट्टे कुछ तो नहीं है। तो जानते हैं ना, इधर वाले चीज़ का इधर वाले चीज़ के अंश वाले चीज़ से सीधा संबंध होता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया गया कि जो प्रतिरोध है वो उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। मतलब अगर तार जितना लंबा होगा, लंबाई जितना बढ़ेगी, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। यही ना इसका मतलब हुआ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गया होगा कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब देखिए जैसे एक तार ए हो गया और एक तार ए हो गया, एक छोटा तार है एक बड़ा तार है। तो अगर ये छोटा तार होगा तो अगर लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम आएगा। अगर ये बड़ा तार है, अगर इसकी लंबाई अगर लंबाई बढ़ेगी तो इसका इससे सीधा संबंध है, इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे अभी मैं बता रहा हूँ। पहले इसको लिख लिया, अर्थात R प्रोपोर्शनल L। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। क्लियर, एक अच्छी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकाल रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा, फिर बात बन जाएगी। पहली हो गई। अब आते हैं हम लोग दूसरा का। 3-4 बात पे डिपेंड करता है चालक प्रतिरोध की निर्भरता जो होती है ना, वो 4 बात पे डिपेंड करती है। तो 4 बात में पहले फर्स्ट हो गया यहाँ पे चालक तार की किस पे, लंबाई पे, और दूसरा का हेडिंग हम लोग डालेंगे चालक तार के क्षेत्रफल पे। दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ने वाली है क्या, चालक तार के क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल पर। इस पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। कैसे डिपेंड करती है मैं समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखते हैं हम लोग। लिखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब उसके बाद ये नीचे लिखेंगे अर्थात, उसके बाद नीचे लिखिएगा आप क्या, अर्थात, तो ऐसे करिएगा। अर्थात देखिए अभी जो बताया हूँ कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को दिखाते आर से, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के। और क्षेत्रफल को हम लोग दिखाते किससे, ए से, क्योंकि एफ आर होता है क्या, एरिया। तो देखिए जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो उसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसको डालना होगा कहाँ, नीचे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब रेजिस्टेंस का और क्षेत्रफल का, किसका क्षेत्रफल, चालक तार का। जैसे ये वायर हो गया तो इसका क्षेत्रफल होगा ना, ये भाई इतना मोटा है तो इसका क्षेत्रफल है कि नहीं है, है ना। तो इसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया अगर बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा संबंध है ना। अगर ये बढ़ेगा, अगर एरिया आपका बढ़ जाता है, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, डाउन होगा, कम होगा। क्लियर। चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी रेजिस्टेंस उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर किसी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा कब होगा, जैसे देखिए एक तार ए हो गया, ठीक, और एक तार मैंने ए बना दिया, एक वायर हो गया। बताइए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। कहेंगे सर आप इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस तार का, ये पतला है और ये मोटा है, तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल। और फिर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस और क्षेत्रफल का संबंध कैसा, उल्टा। यानी जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तो यानी अगर इसकी बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल है ज़्यादा, और इसका अगर एरिया ज़्यादा है तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, कम होगा, क्योंकि एरिया और रेजिस्टेंस में उल्टा का संबंध है। तो अगर एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों की तुलना की अगर बात किया जाए तो इसका एरिया कम है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बात समझ आ रहा है, स्पष्ट हुआ। दो चीज़ हो गया, एक चित्र नहीं बनाना है आपको, इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना बना लेते हैं, 2, समीकरण नंबर 2। अब आगे बढ़ाते हैं। 3 बात पे डिपेंड करती है, और तीसरा का आपको नंबर डालना है ताप पर। तीसरा का हिंट डालना है आपको किस पे, ताप पर। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने से, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर। एक खड़ी पाई लगा दीजिए, बस इतना लिखना है। और एक नंबर और है, वो 4th नंबर का, 4था नंबर का लिखना है। देखिए पदार्थ की मात्रा पर, किस पे, पदार्थ की मात्रा पे, 4th हेडिंग होगा। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, ये 4th नंबर का है, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। देखिए यदि समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल, यदि समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल के 2 चालक तार हैं, के 2 चालक तार हैं, और 2 चालक तार हैं, और वह अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं, और वह अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं, तो उसका क्षेत्रफल, तो उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा, तो उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। बस उसके बाद अलग अलग होगा, उसके बाद एक खड़ी पाई इस तरह से लगा देंगे, और उसके बाद बस इतना फाइनल हो गया, 4 चीज़ हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ से, समीकरण नंबर 1 वह कितने से, 2 से। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर कितने से, 2 से। देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग लेते हैं, तो हम यहाँ से पाते हैं क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये समीकरण 1 इधर है और ये समीकरण 2 इधर है, समीकरण 1 ये समीकरण 2 है। इनको हम लोग मिलाते हैं। अब मिलाने का तरीका मैं कैसे मिलाते हैं, इनको साटने का तरीका पता है ना, कैसे जोड़ते हैं, मिलाते हैं इसको। R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल
कितना है 1/a है। तो कैसे मिलाते हैं, मिलाने का तरीका मैं बताया था। इसमें से दोनों आर आर मिल रहा है तो उसमें से एक आर लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से देखिए आर, फिर उसके बाद डालिएगा प्रोपोर्शनल का चिन्ह, फिर इसके बाद राइट्स में आते हैं तो इसका एल है और इसका गुणे, फिर उसके बाद इसका कितना है 1/a है, 1/a है। तो इस तरह से मिलाते हैं। अगर दो प्रोपोर्शनल वाली चीज़ होती है फिजिक्स में तो उसको मिलाने का तरीका यही होता है। सब तरीका आपको बताया गया था, नहीं पता तो आज बता दिया ना। आर प्रोपोर्शनल एल है और आर प्रोपोर्शनल है 1/a के है, तो इनमें दोनों में आर आर मिल रहा है तो आर लिखिए, फिर प्रोपोर्शनल मिल रहा है तो प्रोपोर्शनल को लिखिए, और फिर उसके बाद अगर मैं बात किया जाए तो इधर एल है इधर 1/a है तो लिख लिया। क्लियर। यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकाल रहा हूँ यहाँ से। चलिए अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा एल बट्टे हो जाएगा कितना a, 1 से गुणा कर दिया। अब जानते हैं ना फिजिक्स में ये कंडीशन होता है कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, अनुपात जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब भी हटाएंगे, प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या पता था ना, जैसे न्यूटन का नियम में भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, तो एफ आपने जब पढ़ा था कि एफ जब प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा था कि क्या m1 इंटू क्या m2/r², तो जब प्रोपोर्शनल हटाए थे तो एफ बराबर एक कांस्टेंट आया था जिसका नाम कैपिटल जी हुआ करता था, m1 इंटू क्या m2/r²। तो उसी तरह जब भी एक प्रोपोर्शनल हटता है ना तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा उसको याद करना होगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका नाम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आर, और उसके बाद इक्वल, जैसे हटाएंगे इसको तो आएगा इक्वल, और यहाँ पे एक नियतांक आता है और उस नियतांक का नाम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, उस नियतांक का नाम है रो, और एल डिवाइड बाई क्या हो गया ई हो गया। एक फार्मूला देखो, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। क्लियर। आर बराबर रो एल डिवाइड बाई कितना है ए। क्लियर, ये फार्मूला है। स्पष्ट, इतना हुआ होगा आपका क्लियर। अब इसको बात करनी है क्या, इसको है आपको क्या समझाना कि प्रतिरोध की निर्भरता चालक तार की लंबाई पे, चालक तार के क्षेत्रफल पे, इसको तो मैं बता दिया सब, अभी और बताऊंगा इसमें। और फिर 3 4 कंडीशन डाला, फिर एक इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला यहाँ से क्या कर दिया, निकाल दिया। एक हेडिंग और डाल लीजिए और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, और वो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसमें लिखिए प्रतिरोध, हेडिंग डालिए प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं तथा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाते हैं रो से, ये रो का सिंबल है यही वाला, में संबंध, में संबंध, उसके बाद डैश, ये हेडिंग होगा। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए इसमें निम्न संबंध होता है, इसमें निम्न संबंध होता है, संबंध होता है, इसमें निम्न संबंध होता है। तो ये पेपर में पूछता है कि प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का सूत्र लिखिए, तो यही वाला फार्मूला है, देखिए वो है आर बराबर रो इंटू एल डिवाइड बाई क्या ए, यही है फार्मूला। और नीचे एग्जामिनर को बताना पड़ेगा आपको, सर जहाँ पे आर जो हमारा है वो क्या है, प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, यल क्या है, चालक तार की लंबाई है, चालक तार की क्या है, चालक तार की लंबाई है, और ए एरिया की बात, ए है क्या है, चालक तार, चालक तार का मतलब वायर का, तार का, चालक तार का क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, और क्या बच गया एक रो, एक क्या बच गया आपका रो, तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्लियर। तो ये देखिए ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये किसके किसके बीच रिलेशन बता रहा है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच में संबंध। आर देखिए प्रतिरोध है और ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाते हैं किससे, रो से, इसका नाम रो है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं। यह लंबाई है और एफ आर एरिया है। क्लियर। तो ये इतना चीज़ आपको स्पष्ट हुआ होगा, और इस पे हम सवाल कराएंगे। और अभी
और इसके बाद मैं अगला हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। हेडिंग डाल के छोड़ रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ये हेडिंग हम लोग डाल के छोड़े रहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब ये आज के लिए तो इसी पे मैं रोक रहा हूँ। अब कल देखिएगा, ये यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ये सब क्लियर। मैं कल क्या करूँगा, 1 ओम की आज हो गया, ये सब पूरा लिख लीजिएगा और ये सब पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं ये जो कल लिखवाया हूँ चालक तार की लंबाई पे, तो ये कैसे लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इन सब के बारे में लिखना तो है, पूरा कंप्लीट हो गया। बस लेक्चर इस पे दे दूंगा एक तो, जिससे कि पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डाल के छोड़ रहिएगा, क्लियर। और ये सब पूरा फाइनल हो चुका है। कैसे आया, इसको कैसे करते हैं, किस हिसाब से मेंटेन करते हैं। और ये वाला फार्मूला एकदम इम्पॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का कोई सूत्र बता दो, और इस पे सवाले भी आते हैं पेपर में इस वाले फार्मूले पे। तो कल मैं इस पे पूरा डिटेल से ये समझा दूंगा, बाकी लिखना नहीं होगा, कल केवल समझाना होगा, चित्र से हम समझाएंगे। तो चलते सो आज के लिए इतना, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और फ्रंट पे क्वेश्चन लगा हुआ है और उसका भी जवाब ऐसे देते रहिएगा। थैंक्स।